Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and today we are going to discuss a new topic, that is Ohm's law and its verification. What does Ohm's law say? So Ohm's law describes a relation between the electric current flowing through a conductor and the applied potential difference across the ends of conductor. तो बेसिकली ओम्स लॉ का सिर्फ यही मतलब है कि वो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट और जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो करंट फ्लो होता है उनके बीच में एक रिलेशन के बारे में कुछ बताता है। क्या बताता है वो हम स्टेटमेंट में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फॉर टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओके, सो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है हम उस पर बात करते हैं। तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट है, ऑन कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन ऑफ ए कंडक्टर कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो बात सिंपल है। अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टर बनाते हैं और इसके अक्रॉस एक कंडक्टर मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। दिस इज अ कंडक्टर विद अ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। वो क्या है? V। तो क्या होने लगेगा हमें ऑलरेडी पता है, we already know that from our last discussion, the electric current will flow in a conductor by the free electrons. Okay, so जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने लगेंगे, मतलब कि चार्ज फ्लो होने लगेगा, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यू ऑलरेडी नो दैट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड इफ आई विद द करंट। तो ओम्स लॉ इन दो क्वांटिटीज के रिलेशन के बारे में बताएगा, I और B। तो क्या है स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस B प्रोपोर्शनल I प्रोपोर्शनल B और B प्रोपोर्शनल I, एंड B upon I, when we remove the proportional we have to put a constant. So proportionality is removed, equal to is used, and this ratio is constant. This is Ohm's law. ठीक है, लोअर क्लासेस में ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो। अब हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। व्हाट इज द वेरिफिकेशन, हाउ टू वेरीफाई द Ohm's law at the 12th standard. So in our last class we have already know about the drift speed of free electron. So we are going to verify this Ohm's law by the concept of drift speed of free electrons. Okay, so law आप चाहे तो नोटिस कर ले सकते हैं, और मुझे नहीं लगता ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा। वेरिफिकेशन करना है इसका। Verification of Ohm's law by using the concept of drift speed. तो बहुत सिंपल सा है, हमें ऑलरेडी पता है we have drift speed of free electrons, फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। VD is equals to E upon M tau। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। बिकॉज the electric field is equals to V upon L, potential difference divided by the length of that conductor. So another formula of drift speed is EV upon ML tau. So we can consider it as a equation first. और अगर जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो I है, if I with the current, then
I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी हमें पता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. सो इट कैन बी कंसिडर एज द इक्वेशन फर्स्ट. तो नॉर्मली वेरीफाई करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, और हम करेंगे क्या, वी डी ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देंगे. तो वी कैन राइट हियर putting the value of Vd from equation 1 in equation second. So we have I equals to NEA and value of Vd is this value in terms of the potential difference EV upon ml tau. और हमें फाइंड आउट क्या करना है मसला वेरीफाई करने के लिए, B upon I. So this is B and this is I. So we can write here V upon I is equals to M L upon N E square A tau. The time is the time of relaxation, you already know that. So also we can write here M upon N E square tau L upon A. So if we consider the temperature is constant at कांस्टेंट टेम्परेचर. अब देखिए अगर कंडक्टर का हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया तो होगा क्या, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेन होने के कोई चांसेस नहीं है कंडक्टर में. टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर लिया तो आप जानते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी जाती है उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है. टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया तो मीन्स लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं होगा, एरिया में कोई वेरिएशन नहीं होगा. और टेम्परेचर जब चेंज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एडिशनल एनर्जी भी नहीं मिलेगी ड्यू टू थर्मल प्रोसेस. तो जब एडिशनल एनर्जी नहीं मिलेगी तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी उतना ही रहेगा और कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उतनी ही रहेगी. और m ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, इट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg. द चार्ज Fe 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. m एंड e ऑलरेडी कांस्टेंट है. अगर हम टेम्परेचर प्रेशर में वेरिएशन नहीं करेंगे तो लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ये भी ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा. मीन्स दिस होल वैल्यू विल बी कांस्टेंट when there is no change in the physical condition of conductor. So we can write at the constant temperature the V upon I तो बाद में लिखें, पहले इसको लिखते हैं M upon NE square tau L upon A is constant. और ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो इक्वल किसके है, B upon I के. तो that is V upon I is constant. ये क्या है, विच इज ओम्स लॉ. यही आपका ओम्स लॉ है. ओके, तो ओम्स लॉ तो वेरीफाई हो गया, प्रूफ भी हो गया पूरा. तो फाइनली इस जो ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं. वेयर M upon NE square tau L upon A is equals to R and it is named as electrical resistance of the conductor. ये भी हम डिस्कस कर चुके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. when the charge will flowing in a conductor the free electron collide with the ions means there is a opposition or obstacle in the path of electric current and this opposition offered by the conductor in the path of electric current is called electrical resistance. और उस रेजिस्टेंस की टर्म्स कंडक्टर की कुछ क्वांटिटीज के टर्म में जो वैल्यू है वो ये होगी R इक्वल्स टू MNE स्क्वायर टाउ L अपॉन A. तो नाउ वी कैन राइट हियर द B अपॉन I इक्वल्स टू R एंड इट्स यूनिट इज ओम. इसकी बात भी हम करेंगे. तो B अपॉन I इक्वल्स टू R, एक्चुअल वैल्यू तो ये है बट इसी कांस्टेंट को हमने R अज्यूम किया है तो B अपॉन I इक्वल्स टू R. अब क्वेश्चन इज दिस, ऑन व्हाट फैक्टर्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. तो यू कैन सी इन द फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ R इज B अपॉन I एंड द फॉर्मूला ऑफ R इज दिस MNE स्क्वायर टाउ L अपॉन A. तो
तो क्या हम ये बोल सकते हैं, इफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फॉर्मूले से तो ऐसा लग रहा है यार इस पे डिपेंड है, लेकिन इट्स आंसर इज नो। ऐसे तो हम कंडक्टर के अक्रॉस बार बार पोटेंशियल चेंज करें, बार बार इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, तो क्या कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा हर बार? नो, रेजिस्टेंस फिक्स होता है ऑलमोस्ट कंडीशंस में। तो मीन्स if you have a question, if the electrical resistance of a conductor depends upon the electrical potential and the current, so your answer should be no। अब क्वेश्चन ये कि डिपेंड किस पे करता है सर, तो सिंपल वे में बताता हूँ, ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर एंड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कैसे, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यू कैन नोट डाउन दिस बाई वॉचिंग द स्क्रीन, ओके, और बाई प्लेइंग द वीडियो एज ऑलवेज। Now, factors on which electrical resistance of a conductor depends, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम उसकी बात करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, वी हैव R इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टाउ L अपॉन ए। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, R की ये वैल्यू है। तो कैसे डिपेंड करेगा, तो सिंपल है, ये जो टर्म है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, और टेम्परेचर को अगर वेरी करते हैं तो इनमें चेंजेस पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जो कोलिजन वो देर में हो रहे थे वो जल्दी जल्दी होने लगेंगे, मतलब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये आर इंक्रीज हो जाना चाहिए, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिपेंड करता है कंडक्टर के मटेरियल पे। कंडक्टर कॉपर का है, आयरन का है, सिल्वर का है। एज यू ऑलरेडी नो दैट द कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू द आयरन, एंड सिल्वर इज मोर बेटर कंडक्टर देन कंपेयर टू द कॉपर। तो ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। तो किस किस पे डिपेंड करता है, तो इन दिस फॉर्मूला वी कैन सी द आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर हम ज़्यादा लेंथ का कंडक्टर वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एंड द सेकेंड वन, दिस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया जितना ज़्यादा होता चला जाएगा रेजिस्टेंस उतना कम होता चला जाएगा। मीन्स मोटे वायर का रेजिस्टेंस, जितना मोटा वायर लेते चले जाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी चीज़ जो फॉर्मूले में दिखाई नहीं दे रही है वो क्या है, थर्ड वन, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। सो नेचर में क्या है, नेचर में ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है उस मटेरियल की, उस मटेरियल के लिए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का, बाकी एम और ई ये तो ऑलवेज कांस्टेंट ही है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मीन्स अगर हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं किसी कंडक्टर के तो टेम्परेचर डिपेंडेंस की भी हम बात करेंगे, टेम्परेचर से भी ये चेंज हो जाता है, लेकिन वो नेचर में ही आ जाता है। तो मेनली आपके 3 कॉज हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, द लेंथ, द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द मटेरियल of the conductor. So these are the factor on which the resistance of a conductor depends. और इसके यूनिट की अगर हम बात करें, the unit of resistance is ohm. ठीक है, ये इसका यूनिट है। और इसमें ये जो टर्म आ रहा है, ये टर्म जो आ रहा है
इसको द टर्म m upon n e square tau. Okay, this can be represented by the symbol rho, and this rho is called material of conductor. So this term rho is called specific resistance or the resistivity of material of conductor. So the formula of resistance in proper become R equals to rho L upon A. जूनियर क्लासेस में मे भी ये फॉर्मूला आपने रीड किया हो. ओके, तो 3 टर्म हो गए बिल्कुल क्लियरली. R डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ conductor, the cross section area of conductor, and the specific resistance which is the property of material of the conductor. तो 3 terms हैं जो मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं. R is directly proportional to length, R is inversely proportional to cross section area, and it also depend upon the nature of material of the conductor. Okay, so this was the Ohm's law and verification of Ohm's law and the terms related to the Ohm's law. So that's all for today. Now we will meet in our next class with a new topic. Till then, enjoy and goodbye.